हेलो एवरीवन। तो आज 10 अप्रैल 2025 के क्वेश्चन आंसर सेशन में, एमसीक्यू सेशन में और मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और हम आज शुरुआत करते हैं। जो पहला आज का प्रश्न है प्रारंभिक परीक्षा संबंधित है, जो बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शहरी भारत में PM 2.5 स्तर की मान्य स्रोत का योगदान करता है। तो कौन कौन से हैं इनमें से ऑप्शन चारों हैं। घरेलू बायोमास का जलना हो, उर्वरक अमोनिया हो, वाहन निकास ब्रेक खिंचाव हो और समुद्री लवण और रेगिस्तानी धूल हो। ये सभी क्या करते हैं, इंडोर एयर पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। PM 2.5 के बारे में यहाँ पे मेंशन है, अमोनिया के बारे में भी यहाँ पे मेंशन है। फिर बात होती है दूसरे प्रश्न की, जो बात कर रहा है पहला ऑप्शन, विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय वित्त लेन देन को नियंत्रित करता है, जबकि वर्ल्ड बैंक और व्यापार विवादों को नियंत्रित करता है। ये कथन पूरी तरह से गलत है। वर्ल्ड बैंक विकास वित्त प्रदान करता है, जबकि विश्व व्यापार संगठन व्यापार नियमों को नियंत्रित करता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तीसरा स्टेटमेंट बात कर रहा है विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड बैंक दोनों ही संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विश्व व्यापार संगठन संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी नहीं है, जबकि वर्ल्ड बैंक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। साथ ही साथ अगला प्रश्न है तीसरा, जो बात कर रहे हैं निम्नलिखित स्टार्टअप संबंधित सरकारी योजनाओं पर विचार कीजिए। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना, दूसरा स्टार्टअप इंडिया के लिए फंड ऑफ फंड्स, तीसरा स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी योजना। इन तीनों में से जो ऑप्शन ए है वो सही है, ए केवल 1 का 3। अगर आप बात करें ऑप्शन बी की या बात करें एफएफएस की, एफएफएस सेबी पंजीकृत वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से वित्त प्रदान करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न बात कर रहा है कौन से महात्मा ज्योतिबा फुले सही रूप संबंधित नहीं, उन्होंने जातिगत सामाजिक सुधारित सत्य शोधक समाज की स्थापना की, यह तो सही है। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह महिला शिक्षा की समर्थन किया, यह भी सही है। उन्होंने ब्राह्मणवादी वर्चस्व की आलोचना करते हुए अनहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक लिखी, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो ठीक है, इनहिलेशन ऑफ जो कास्ट पुस्तक है वो भीमराव अम्बेडकर ने लिखी थी, ज्योतिबा फुले ने नहीं लिखी थी। तो ए और बी जो स्टेटमेंट है इसका सही हो जाता है। लास्ट प्रश्न बात कर रहे हैं भारत में परिसीमन आयोग को लेकर। अनुच्छेद 82 के तहत गठित किया जाता है इसे, इसके आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, स्टेटमेंट एकदम सही है। साथ ही साथ यह लोकसभा की सीटों की संख्या को बिना संविधान संशोधन को बढ़ा सकता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। लोकसभा सीटों को बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन आवश्यक होता है। तीसरा, इसकी संरचना में एक वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो ये केवल 1 और 3 हो जाता है इसका सही आंसर। फिर हम मेंस प्रश्नों पर चर्चा करें। पहला प्रश्न बात कर रहा है महत्वपूर्ण ढांचे की साइबर तोड़फोड़ भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है। भारत की ऊर्जा और संचार प्रणालियों कमजोरियों की जांच करें। ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिए कौन से संस्थागत तंत्र की आवश्यकता है। तो देखिए, जैसे जैसे डिजिटलीकरण को बढ़ रहा है, ऊर्जा ग्रिड, संचार नेटवर्क, इनमें क्या है तोड़फोड़ अत्यंत संवेदनशील होती जा रही है। मुंबई पावर ग्रिड फेलियर अगर आप देखें, दूर संचार सैटेलाइट सिस्टम अगर आप देखें, ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं। भारत की जो ऊर्जा संचार प्रणाली की कमजोरियां अगर आप देखें, एक तो पुराना ग्रिड सिस्टम हमारा, साइबर सिक्योरिटी का अभाव है, पावर ग्रिड वगैरह का। फिर एनक्रिप्शन व नेटवर्क पृथक्करण की कमी है, संचार नेटवर्क एंड टू एंड एनक्रिप्शन नहीं है, विभाजन की कमी उन्हें मैलवेयर के प्रति संवेदनशील बना देती है। ठीक है, फिर आयातित हार्डवेयर सॉफ्टवेयर निर्भरता है, जिससे क्या होता है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं चैलेंज क्रिएट करती है। फिर आप देखेंगे रियल टाइम निगरानी की अनुपस्थिति है, निजी क्षेत्रों की तैयारियों में कमी, निजी क्षेत्र और जो सरकारी क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र की बराबर नियमित भागीदारी यहाँ पर दिखाई नहीं देती। फिर अगर आप देखें इसके जो तंत्र हैं, अगर आप देखें राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना सुरक्षा केंद्र को सशक्त बनाना, दूसरा सर्टिन को अधिक शक्ति देना, सर्टिन जो संस्था उसको अधिक सशक्तिकरण करना, क्षेत्र विशेष सर्टिन की स्थापना करना अलग अलग क्षेत्र के लिए, फिर उपयोगिता के लिए साइबर सुरक्षा ढांचा सुनिश्चित करना, फिर देश साइबर सुरक्षा परिस्थितियों को बढ़ावा देना, मेक इन इंडिया डिजिटल इंडिया के तहत स्वदेशी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के विकास को प्रोत्साहन देना, नियमित साइबर ड्रिल ऑडिट करना। ये तो सारी चीज़ें हो गई। अगर आप देखें कंक्लूजन, ऊर्जा व संचार ढांचे की साइबर तोड़फोड़ अब केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि वास्तविक सुरक्षा खतरा बन चुकी है। नियम की सुधार, संस्थागत निर्माण, सार्वजनिक निजी समन्वय, इन सब की आवश्यकता है यहाँ पर। फिर प्रश्न क्रमांक 2 आज का बात कर रहे हैं इसका, जलवायु प्रेरित विस्थापन है, जो क्लाइमेट चेंज से जो क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, भारत के लिए बढ़ती आंतरिक सुरक्षा के लिए चिंता बढ़ता जा रहा है। अब देखिए कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इंटरनल सिक्योरिटी को किस तरह से चैलेंज क्रिएट कर रहा है जलवायु प्रेरित विस्थापन। जलवायु शरणार्थियों से जुड़े खतरों पर विश्लेषण करें, सीमावर्ती राज्यों शहरी क्षेत्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, एक व्यापक नीति प्रतिक्रिया की सिफारिश करें। जलवायु परिवर्तन अगर आप देखें एक गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरे के रूप में उभरा है, जो बाढ़, सूखा, चक्रवात, समुद्री जल स्तर वृद्धि के कारण लाखों लोगों को विस्थापित कर रहा है। वर्ल्ड बैंक की ग्राउंड स्वेल रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में 2050 तक 4.5 करोड़ से अधिक आंतरिक जलवायु प्रवासन देखने को मिल सकता है।
अब इससे क्या होता है, शहरी क्षेत्रों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में गंभीर चुनौतियाँ देखने को मिला। दिल्ली वगैरह में, मुंबई में अगर अभी आप देखें जो अटैक्स हुआ था सैफ अली खान के ऊपर, फिर इसके अलावा दिल्ली में बहुत सारे अटैक हुए, जो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है जो बांग्लादेशी विस्थापन है, जो म्यांमार थे, जो रोहिंग्यास हैं, उनके द्वारा ऐसे आपराधिक गतिविधि देखी जाती है यहाँ पर। भारत में जलवायु शरणार्थियों से जुड़ी समस्याएं, सामाजिक तनाव, संसाधनों पर संघर्ष। अचानक बड़ी संख्या में विस्थापित लोग भूमि, जल, आवास, रोजगार पर दबाव डालते हैं और मेजबान समुदाय में असंतोष पैदा होता है। तो शहरी अनौपचारिक अपराध में वृद्धि होती है, जो पड़े में रहते हैं, और जीविका के लिए जो संघर्ष होता है उसमें ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। फिर सांप्रदायिक जातीय ध्रुवीकरण आप देखेंगे, अगर कोई किसी विशेष धर्म के लोगों का पलायन होता है तो उनके प्रति अलग व्यवहार अपनाया जाता है। सुरक्षा और सुगमता और उग्रवाद विस्थापन प्रभावित क्षेत्रों में दिखाई देता है। स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन पर दबाव दिखाई देता है। सीमावर्ती राज्यों शहरी क्षेत्र पर प्रभाव, अगर आप देखें असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ब्रह्मपुत्र के जलस्तर वृद्धि, कटाव, सुंदरवन क्षेत्र में लवणता के कारण सीमा के आर पार विस्थापन होता है। भूमि पर दबाव बढ़ता है, जनसांख्यिक दबाव बढ़ता है, इससे जलवायु वर्धाई जो विस्थापन, अवैध प्रवासन बढ़ता है, सीमा पर तनाव बढ़ता है, जातीय सौहार्द बिगड़ता है। शहरी क्षेत्रों में अगर देखो मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, बुंदेलखंड, उड़ीसा तट जैसे क्षेत्रों में आने वाले आंतरिक प्रवासी, तो जोखिम युक्त क्षेत्रों में झुग्गियों का विस्तार होता है। बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ता है। व्यापक नीतियाँ क्या होनी चाहिए, राष्ट्रीय जलवायु प्रवासन ढांचा अपनाना चाहिए, ऐसे लोगों को सही जगह पर प्रवासित किया जाना चाहिए। मैपिंग और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली होनी चाहिए। AI उपग्रह डेटा आधारित भविष्यवाणी तैयार होनी चाहिए। शहरी लचीलापन योजना होनी चाहिए। अमृत 2.0 है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे होने चाहिए। सीमा विकास पर निगरानी सुनिश्चित होनी चाहिए। साथ ही साथ संवेदनशील क्षेत्रों में आजीविका विविधीकरण होना चाहिए। मनरेगा को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। संस्थागत समन्वय होना चाहिए। जलवायु प्रवासन, सुरक्षा, शहरी विकास संबंधित मंत्रालय में तालमेल है तो राष्ट्रीय आंतरिक विस्थापन आयोग की स्थापना होनी चाहिए। जलवायु प्रेरित विस्थापन केवल मानवीय संकट नहीं बल्कि उभरती आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां देते हैं। इसके प्रबंधन के लिए आपदा प्रतिक्रिया आगे बढ़े, पूर्व सक्रिय जलवायु अनुकूल प्रवासन शासन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हमने प्रीलिम्स और मेंस की कुछ प्रैक्टिस आंसर देखें और हम नेक्स्ट